गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। आज का अपना टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक मैंने आप लोग को बता दिया था। सबसे पहला जो क्वेश्चंस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये होता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने कल भी डिस्क्राइब किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स कितने होते हैं, दो। एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और दूसरा क्या होता है बेटा, बैलेंस शीट। हमने कल आपको P&L का फर्स्ट टॉपिक बताया था, स्टेटमेंट ऑफ P&L बताया था आप लोग को, और उसका फॉर्मेट अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आज अपन पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बारे में आपको बता दूं कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के पार्ट फर्स्ट में दे रखा है कंपनी एक्ट 2013 की, लेकिन अब शेड्यूल 3 नहीं, शेड्यूल 6 में इसका मेंशन किया गया है। कोई दिक्कत नहीं, अपने को फॉर्मेट से मतलब है, ठीक है। फॉर्मेट ध्यान से देखना, हमने आपको कल भी बताया था कि पहले ट्रेडिंग और P&L का भी फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल होता था, अब उसको वर्टिकल बना दिया गया है। वैसे बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल ही था, इधर लायबिलिटी आता है, इधर असेट्स आता है, लेकिन इसे क्या किस फॉर्म में बदल दिया गया बेटा, वर्टिकली बदल दिया गया है। ध्यान से देखो, आपको इधर कुछ फॉर्मेट दिख रखा होगा, वो ये नहीं बेटा, यहां से जो चीजें हमारे लिए रह गया था वो हमने यहां पर लिखा। आप ये मत समझना कि ऐसे दे रखा है, क्लियर बेटा। यहां से जो खत्म हुआ है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है बेटा। अब हम फॉर्मेट के बारे में एक एक बारीकी के बारे में समझ देंगे, बस आप केयरफुली पूरा वीडियो ध्यान से देखना, हर वो चीज समझ में आएगा, याद होता भी जाएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलते अपन पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला लिखते हैं बेटा पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बेटा लिखना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है बेटा। दे रखा है तो लिख दो, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2-3 लाइन लिखा रहेगा, उसमें प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट दे रखा होगा तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना बेटा, नोट नंबर क्या होता है, क्योंकि यही सारी चीजें आती है। इसमें आपको बेटा कहीं पर भी लोन नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है बेटा, लोन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब लोन नहीं आता है क्या, आता है बेटा। इसमें मोटर कार नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या, नहीं आता है क्या, आता है बेटा। इसमें बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब नहीं आता है क्या, आता है, सब आता है। लेकिन सबका एक क्या गया बेटा, हेडिंग है। हेडिंग सब हेडिंग का एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेटा, एक टॉपिक एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको भी अच्छे से समझाएंगे। अब ये जो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग है, इसके हेडिंग और सब हेडिंग है बेटा, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है उन सभी चीजों के बारे में हम आज समझेंगे बेटा, बारीकी से समझेंगे। सबसे पहला दे रखा है बेटा पर्टिकुलर, ये तो फॉर्मेट है। सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, हमने बचपन में इसका मतलब 11th क्लास से है। 11th क्लास में इधर लिखते थे लायबिलिटी और इधर लिखते थे बेटा असेट्स, और इधर सबसे पहले आता था कैपिटल और इधर आता था बेटा सारी की सारी लायबिलिटी आती थी। याद रखना, ये कैपिटल जो है वो किसका पैसा होता था बेटा, ओनर का पैसा होता था। किसका पैसा होता था बेटा, ओनर का। ओनर के पैसे को ही, और लेकिन कंपनी में ओनर कौन होता है, कंपनी में ओनर होता है सर आपने बताया था शेयर होल्डर। कौन होता है बेटा, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर के पैसे को ही क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए ध्यान सुनो बेटा, इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है बेटा शेयर होल्डर। इक्विटी किसका होता है बेटा, ये सिंपल देखो, इक्विटी का मतलब होता है इनसाइडर यानी कि अंदर वाले लोग, और लायबिलिटी जो होता है वो बाहर वाले लोगों के लिए होता है बेटा। इक्विटी के पार्ट्स ये है बेटा, सबसे पहला है बेटा शेयर होल्डर फंड। क्या है बेटा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब समझ में आता होगा आप लोग को, शेयर होल्डरों का पैसा। शेयर होल्डर का पैसा जो है सबसे पहला है बेटा शेयर कैपिटल। किसके रूप में होता है बेटा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता है। जितने भी इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, दोनों को प्लस करके वर्किंग नोट बनाया जाता है बेटा, उसमें प्लस किया जाता है। अगर वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लिखा है तो यहां पर 1 लिखेंगे, और प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे। आ रही बात समझो। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करते रहोगे अपने आप आ जाएगा। फिर है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सारी की सारी रिजर्व आती है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड वगैरह जो भी आते हैं बेटा वो सारे के सारे आते हैं, सारे रिजर्व आते हैं बेटा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जितने भी रिजर्व आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, इसमें आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट क्या कहते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस आता है, या तो वो प्लस हो या निगेटिव हो। निगेटिव होगा तो माइनस कर देंगे, पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे। क्लियर बेटा, ये किस में आता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। अब इन दोनों चीजों को देखो बेटा, इसको तो एक एक्चुअली आपके बुक में क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन आ जाए, लेकिन समझाना हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहला है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये शेयर वारंट क्या होता है समझो बेटा। शेयर वारंट अगर कोई आदमी खरीदता है, कोई पर्सन शेयर वारंट खरीदता है, तो उसे क्या होता है, कभी भी कितने भी शेयर खरीदने का अधिकार मिल जाता है।
अब जैसे कि मान के चलो मेरे पास अगर मान के चलो 5 रुपए है, कितने रुपए है बेटा 5 रुपए, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें फ्यूचर में पैसा आएगा या नहीं आएगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा। अभी सारे शेयर बिक रहे हैं, बहुत सारे शेयर बिक रहे हैं और सभी क्या कर रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, जिसकी एप्लीकेशन वैल्यू कितनी है 5 रुपए। एप्लीकेशन वैल्यू कितनी है बेटा 5 रुपए। मैं क्या करूंगा, सभी इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे कि 2 जने, मैं और मान के चलो ये बी है, कोई भी एक पर्सन बी है, मैंने क्या कर दिया, शेयर वारंट खरीदा। क्या खरीदा बेटा, शेयर वारंट खरीदा। और इसने क्या करा बेटा, शेयर खरीद लिया। मान के चलो इन फ्यूचर अगर पैसे मांगता है, कंपनी पैसे मांगता है, 5 बचे हुए पैसे मांगते हैं और मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने शेयर, क्योंकि मैंने शेयर वारंट खरीद रखा है तो मेरे से पैसे नहीं मांग सकता। किससे मांगेगा, शेयर होल्डर से पैसे मांगेगा। अगर इसने पैसे नहीं दिए तो इसके पैसे क्या कर लेगा बेटा, जब्त कर लेगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि अधिकार है, मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं बचे हुए पैसे देके मैं शेयर क्या कर सकता हूं, शेयर खरीद सकता हूं। सिंपल वे में बताऊं तो शेयर वारंट जिसके पास होता है उसको फ्यूचर में जितने भी हो सकते उतने शेयर खरीदने का अधिकार मिल जाता है, बस खत्म। ठीक है बेटा, वो भी पैसे हम यहां पर लिखते हैं क्योंकि पैसे तो आया बेटा, है ना मेंशन तो करना पड़ेगा क्योंकि कैश आया होगा तो असेट साइड में लिखोगे लिखोगे, और असेट साइड में लिखोगे तो लायबिलिटी में कहीं पर तो लिखोगे, तो इस हेडिंग के अंदर लिखते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा शेयर एप्लीकेशन रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है बेटा। एप्लीकेशन मनी क्या कहते हैं, मतलब रिसीव्ड से लेकर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक एक फिक्स टाइम रहता है। जैसे कि आज मैंने प्रोस्पेक्टस डाला कि 20 तारीख तक क्या करना है, शेयर इशू करेंगे, आप लोग शेयर खरीदने के लिए आ सकते हो। कोई पर्सन आज भी शेयर खरीदने के लिए पैसे डालेगा, कोई कल भी दे देगा। अगर मान के चलो परसों मैंने अगर बैलेंस शीट बनाया तो ये जो पैसे हैं, क्योंकि मैंने इसको शेयर अलॉट नहीं करा है, पैसे सिर्फ आए हैं, तो वो किस हेडिंग में आ जाएगा बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बेटा। ठीक है, इस हेडिंग में लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस दोनों में कोई मतलब इसके क्वेश्चंस आते नहीं बेटा, बस समझाना था इसलिए समझा दिया। फिर नेक्स्ट है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहला है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ध्यान से सुनो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है, इसका मतलब समझो बेटा, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लायबिलिटी में अंतर होता है, लेकिन लिखना अपने को दोनों एक में ही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है बेटा, अगर आपने देखो 2 चीज होता है, अगर हमने लोन लिया है, बाइक अगर किस्त पे लिया है, बाइक किस पर लिया है बेटा, किस्त पे लिया, इंस्टॉलमेंट में लिया, ईएमआई पे लिया है, तो इसका मतलब वो भी तो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आए। बोरोइंग का मतलब पैसों से है बेटा, जिसके लिए अगर आपको पैसे आता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, बोरोइंग कहते हैं, उधार लेना, बोरोइंग कहते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो इसमें आता है। इसमें आते क्या क्या है बेटा, इसमें आता है बैंक लोन, डिबेंचर, और डिबेंचर आते हैं, और आता है बेटा बॉन्ड आता है, और ये बहुत सारी चीजें आती है बेटा, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर आपने पैसे लिए हैं वो सारी चीजें इसमें आती है। फिर नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो लंबे समय के लिए ऐसा प्रोविजन जो लंबे समय के लिए बनाया जाता है। ये सामान्यतः आजकल हर कोई बनाता है, छोटी सी छोटी कंपनी बनाता है। सिंपल है बेटा, पीएफ जानते हो बेटा, पीएफ वर्ड एक टाइप से प्रोविजन ही तो है, हर साल थोड़ा थोड़ा सा पैसा काटा जाता है, प्रोविजन। ये क्या बेटा, लॉन्ग टाइम के लिए है, 1 साल से अधिक के लिए है। ऐसा थोड़ी नहीं कि आज पैसा काटा अगली साल मतलब लास्ट ईयर जाते जाते दे दिया पैसा, नहीं बेटा। वो बेटा क्या होता है 2-4 साल, कम से कम 1 साल से ज्यादा के लिए तो होता ही है, इसलिए इसको किस में डालते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डालते हैं। ठीक है बेटा। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसको समझो बेटा, इसको और इसको एक साथ ही समझा देता हूं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देखो क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट जो होता है वो क्या करता है, अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन की वैल्यू लगाती है। छोड़ो, इग्नोर करो, डेप्रिसिएशन इग्नोर करो। मान के चलो कि आपने आपके हिसाब से टैक्स कम आ रहा है, ठीक है बेटा, आपके हिसाब से वैल्यू का आ रही है बेटा, टैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स से है बेटा, लेकिन यहां पर देखो आपकी वैल्यू से 50,000 आ रहा है बेटा, आपने पे कर दिया, लेकिन कम वो लॉ क्या कहता है बेटा, इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, हमें कितना देना है बेटा, आप लोग को कितना देना है, 60,000 देने हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंस है बेटा, ये जो डिफरेंस है, क्योंकि आपको ज्यादा देना है तो इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आ जाएगा। अगर यही पैसा कम होता है तो डेफर्ड टैक्स असेट्स में होगा। ठीक है बेटा, ये तो सिंपल था, क्योंकि इसको भी इग्नोर करना है बेटा, इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, अगर आप किसी चीज पे कम इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वो ज्यादा लगा रहा है,
तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा, टैक्स ज्यादा होना चाहिए, सॉरी आप कम लगा रहे हो तो आपके हिसाब से टैक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, कम। क्यों पता है, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन ज्यादा लगाओगे, कम लगाओगे, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, आपकी लायबिलिटी मतलब सॉरी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा तो, लेकिन वो तो कम मांग रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है बेटा यही डेफर्ड कहलाता है, कि डिफरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, डिफरेंस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर है बेटा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बेटा बचे हुए जो दूसरे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन होगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वो इसमें लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, फिर आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में याद करने के लिए देख लो बेटा, ये सब चीजें तो याद करना पड़ेगा, रिजर्व क्या शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बस ये दो याद कर लेना काफी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और यहां पर क्या लिखा है मैंने करंट लायबिलिटी में, क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पर डेफर टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि डेफर टैक्स बेटा याद नॉन करंट ही होता है बेटा, नॉन करंट, क्योंकि अगले साल ही देना पड़ता है, नॉन करंट ही होता है। फिर मैंने ट्रेड पेबल लिखा, यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी लिखा है। इसमें क्या क्या चीजें आती है देखो बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग में अगर आपने एक साल देख ध्यान से सुनो बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल, एक साल का मतलब एक साल नहीं बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल अगर 15 महीने का है तो 15 महीने के अंदर अंदर के लिए कोई लायबिलिटी है तो उसे भी क्या कहा जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटी कहा जाएगा। अगर मान के चलो 15 महीने के बाद के लिए लायबिलिटी है तो उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल मेंशन नहीं है तो 12 महीने ही मानते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग में जो एक साल के लिए लिया जाता है बेटा, सिंपल वर्ड में बोले तो। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है बेटा, प्रोविजन देखो क्या क्या आता है, एक तो आता है बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, फिर बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर बेटा क्या आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीजें आती है बेटा। ठीक है, अच्छा और भी बहुत सारी चीजें आती है। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है बेटा, ध्यान से सुनना, ट्रेड पेबल में ये याद ही कर लेना बेटा, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग रेशियो का टॉपिक करेंगे वहां पे बहुत काम आएगा। ट्रेड पेबल में क्या क्या चीजें आती है बेटा, ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर आता है बेटा, और बीपी आता है, क्लियर, बिल्स पेबल। ठीक है, अब अदर करंट लायबिलिटी में बेटा, अदर करंट लायबिलिटी में जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, ये सारे अनअर्न्ड क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गई बेटा, और भी बहुत सारी चीजें आती है बेटा, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, जो बहुत जैसे कि वैसे अनअर्न्ड एक्रूड होता है ना बेटा, इनकम होता है, जैसे कि एक्रूड इनकम क्या होता है, एक बार समझ लो बेटा, एक्रूड इनकम क्या होता है, जो पहले अनअर्न्ड समझो, अनअर्न्ड होता है जो इनकम आपको पहले ही मिल चुका है, एडवांस में मिल चुका है, तो यहां पर अनअर्न्ड इनकम भी आता है। क्या इनकम, कौन सा अनअर्न्ड बेटा, अनअर्न्ड इनकम, और बचे हुए जितनी भी लायबिलिटी है बेटा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इस सब का क्या करना है, टोटल करना है, टोटल यहां पर लिखते हैं। फिर आते हैं असेट्स, ध्यान सुना बेटा, यहां पे फर्स्ट लिखा है रोमन में, तो यहां पर भी सेकंड लिखूंगा रोमन में। ठीक है, यहां पर कितने मेन जो है हेडिंग कितने हैं बेटा, याद रखना, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये सब चीजें नहीं है बेटा। हेडिंग कितने हैं लायबिलिटी साइड में, तो 3, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आपको हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन टॉपिक करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा चलेगा बेटा, बस आपको ध्यान से देखना है। फिर आपके पास आता है बेटा असेट, असेट में दो ही हेडिंग होता है बेटा, कौन कौन से, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले क्या आता है बेटा, फिक्स्ड असेट आता है। क्या आता है, फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में सबसे पहले आता है टेंजिबल असेट। फिक्स्ड असेट क्या होता है बेटा, जो फिक्स्ड है ना उसमें सबसे पहला क्या आता है बेटा, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स में क्या क्या चीजें आती है बेटा, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन वो लंबे समय के लिए है, लंबे समय के लिए है, उसे क्या कहते हैं बेटा, टेंजिबल असेट्स कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गई, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब लंबे समय के लिए आता है, तो ये इसमें लिखा जाता है। ठीक है बेटा, टेंजिबल असेट्स में। ठीक है, दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स में क्या आता है बेटा, गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आ गया, कॉपीराइट आ गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, वो सारी चीजें इसमें आती है बेटा। मैं लिख देता हूं, फिर भी थोड़ा सा लिख देता हूं बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना, प्लांट में फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सारी चीजें आती है बेटा। ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स में क्या क्या आता है बेटा, गुडविल,
गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यही सब चीजें आती है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ध्यान से सुनो, ऐसे संपत्ति जो आप खुद से डेवलप कर रहे हो, खुद से क्या कर रहे हो बेटा, डेवलप कर रहे हो, या फिर हम ये ऐसे कह सकते हैं बेटा, जैसे कि बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसे टेंजिबल असेट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा, टेंजिबल असेट्स में लिखेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। जैसे कि ट्रेडमार्क, किसी चीज का आपको कॉपीराइट चाहिए, कॉपीराइट पे लीगल वर्क चल रहा है लेकिन अभी तक आपका हुआ नहीं है। अगर लीगल राइट मिल जाता है तो इंटेंजिबल असेट्स में लिखा जाता है। अगर नहीं मिल रहा है लेकिन पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो पैसे लग रहे हैं तो क्रेडिट तो आप कर रहे हो, लेकिन डेबिट किसको करोगे, तो बेटा इसमें इंटेंजिबल असेट्स वर्क इन अंडर डेवलपमेंट में लिखा जाता है। क्लियर। फिर आते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आपको पता ही है कि अगर मान के मेनली अगर मान के चलो एक कंपनी है, ये किसी ने दूसरे कंपनी का शेयर खरीद लिया, किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लिया, तो उसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है। क्योंकि शेयर एक टाइप से बेटा क्या है बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए है, और अगर वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर आता है डेफर टैक्स, वो हमने आपको समझा दिया, इस पर ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी आपको। फिर है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरिंग या लोन नहीं है। लोन एंड एडवांस का मतलब होता है आपने किसी को लोन दिया है, आ रही बात समझ, आपने किसी को लोन दिया है तो इसे क्या कहा जाता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कहा जाता है। अगर एक साल से अधिक के लिए आपने दिया है किसी को पैसा तो उसे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस कहते हैं। फिर आते हैं अदर नॉन करेंट असेट्स। अगर आपको लगता है कि ये नॉन करेंट असेट्स है और इन सारी हेडिंग में नहीं आएगा तो वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। फिर आता है करंट असेट्स। आता है करंट असेट्स में सबसे पहला है बेटा इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए, एक साल के अंदर के लिए, तो उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं बेटा, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री। आता है इन्वेंट्री का मतलब है बेटा सिंपल सा, क्या मतलब है बेटा, स्टॉक। क्या मतलब है बेटा, स्टॉक। स्टॉक क्या मतलब है, स्टॉक। ये फिनिश्ड गुड भी हो सकता है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, और क्या आ सकता है बेटा, रॉ मटेरियल भी हो सकता है ना। सारी के सारे प्लस करके लिखा जाएगा। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल बेटा। क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है बेटा, ध्यान सुनो, जैसे ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी आता है, वैसे ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है बेटा, डेटर और क्या आता है, बीआर। क्लियर। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या फिर कैश जैसा, जैसे कि बैंक हो गया बेटा, वो इसमें आएगा। कैश भी इसमें आता है, कैश इन हैंड तो इसमें लिखा जाएगा। कैश एट बैंक वो भी इसमें लिखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये किस में लिखेंगे, कोई बात नहीं, वो भी इसी में लिखा जाएगा लेकिन माइनस कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, माइनस करके लिखा जाएगा, ठीक है। फिर है बेटा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या आता है बेटा, सिंपल, जो एक साल के कम के लिए आपने एडवांस दे रखा है बेटा, किसी को लोन दे रखा है, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी बेटा, अदर करंट लायबिलिटी जैसे यहाँ पे क्या था बेटा, क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। अनर्ड इनकम है तो यहाँ पे एक्रूड इनकम आ जाएगा। यही छोटी छोटी चीजें आती है बेटा, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको याद करने का तरीका, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है, फिर शेयर कैपिटल है, फिर क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर ये दो याद करने की जरूरत है, याद करना चाहो तो कर लो बेटा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर क्या है बेटा आपके पास शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर है बेटा क्या है आपके पास डेफर टैक्स लायबिलिटी, फिर है बेटा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिर आपके पास करंट लायबिलिटी में फिर सबसे पहले है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जैसा यहाँ पर देखो बेटा, इसको देख के मैं ये बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर डेफर टैक्स नहीं बेटा, इसके बदले ट्रेड पेबल है, फिर लॉन्ग टर्म क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है बेटा। उसके बाद असेट, असेट में बेटा नॉन करंट असेट्स, फिर है फिक्स्ड असेट, फिर टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स में क्या क्या आते हैं बताया बेटा। फिर इंटेंजिबल असेट्स, ये सब याद करना चाहो तो कर लो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट डेफर टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स। फिर करंट असेट्स में क्या क्या आते हैं बेटा, ये सारी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, फिर अदर करंट असेट्स। और इधर क्या लिख देना बेटा, टोटल, और ये टोटल बेटा क्या आता है, ये दोनों इक्वल आता है, ये और ये इक्वल आता है, ठीक है बेटा। बस उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।